हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं विज्ञान प्रगति मैगज़ीन के बारे में। ये अक्टूबर 2020 का संस्करण है और हिंदी में ये मेरे पास संस्करण है। 30 रुपये की ये मैगज़ीन मार्केट में मिलती है, आप चाहें तो परचेज़ कर सकते हैं, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। नीचे एक लिंक है, वहाँ जाइए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। ओके, CSIR यानी कि काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के द्वारा ये मैगज़ीन प्रकाशित होती है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो साइंस में तरक्की हुई है पिछले एक महीने में, यानी अक्टूबर के महीने में, उसके बारे में हम यहाँ पर जिक्र करते हैं। तो आइए वीडियो को देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो इसका जो मेन थीम था वो ये था कि जो CSIR है उसकी स्थापना को 79 जो ईयर्स यहाँ पर हो चुके हैं, यानी कि लगभग 80 साल यहाँ इसने अपने पूरे कर लिए हैं क्षेत्र के। ओके, तो मेन थीम ये था। देखिए, हमारे लिए ये थीम बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ना तो ये UPSC ऐसा कुछ पूछेगी, ना ही PCS ऐसा कुछ पूछेगी। क्या पूछेगी वो इस मैगज़ीन के अंदर काफ़ी कुछ दिया हुआ है, वो सब हम थोरली डिस्कस करेंगे। ओके, तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, और शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, और उस बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो ये है आपका इंडेक्स और ये है पिछले के रिव्यू, और यहाँ से हम शुरू करते हैं। तो पहला जो आर्टिकल था वो यही था कि CSIR का जो 79th है वो स्थापना दिवस यहाँ पर मनाया गया। तो थोड़ा सा बस जान लीजिए। देखिए, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, इसको 1942 में बनाया गया था। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले ही बना दिया गया था, गौर फरमाइएगा। 26 सितंबर 2020 को मनाए जाने वाले 79th CSIR स्थापना दिवस के अवसर पर वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के महानिदेशक शेखर मांडे ने CSIR निस्केयर द्वारा प्रकाशित पत्रिका साइंस रिपोर्टर में अपने विचारों को साझा किया। तो इस जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल के अंदर कुछ वैज्ञानिकों के विचारों को दिया गया है। हमें वो जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने इसके अंदर सिर्फ CSIR की तारीफ़ ही की है। ठीक है, इनके प्रोडक्ट्स की कि किस तरीके से प्रोडक्ट्स को देखते हैं, और पिछले 80 सालों में इन्होंने क्या क्या किया। तो ये हमारे लिए कुछ भी ज़रूरी नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी क्या है? दूसरा आर्टिकल, जो कि यह है विशेष लेख। इसका जो ये है एक सैर अंतरिक्ष स्टेशन की। तो आपको पता है कि दुनिया के 5 बड़े देश मिलकर के इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का जो है वो निर्माण कर चुके हैं, और वो इस समय लागू है, वो कार्य कर रहा है अच्छे से। और इंडिया ने अपना गगनयान छोड़ने की बात की है। गगनयान इंडिया का स्पेस स्टेशन होगा, और ऐसा ही स्पेस स्टेशन यहाँ पर इंडिया की बात हुई है कि इंडिया लॉन्च करेगा। तो इस आर्टिकल को देखते हैं। इसरो ने हाल ही में कहा है कि मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम लॉन्च करेंगे। मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के अंतर्गत गगन परियोजना पर काम करने की बात हो रही है। गगनयान मिशन के अनुवर्ती कार्यक्रम के रूप में 2027 से 2030 की सीमा के अंदर हम अंतरिक्ष में एक अंतरिक्ष स्टेशन बनाने की बात करेंगे। देखिए, स्टेशन के नाम से स्पष्ट होता है यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें आकर के रुकती होंगी। तो यहाँ से हम अपना स्पेस का वर्क शुरू कर सकते हैं। स्पेस में हमारे बहुत सारे सैटेलाइट हैं, उन सैटेलाइट्स को रेगुलेट किया जा सकता है। कुछ ऐसे प्रयोग होते हैं जिनको धरती पर किया, तो अगर प्रयोग गलत हुआ तो फिर वो मानव जीवन के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे प्रयोग अंतरिक्ष में किए जाते हैं। तो ये सब यूज़ स्पेस स्टेशन में किए जाते हैं, और वहाँ सुरक्षा ज़्यादा रहती है। इसरो अंतर्राष्ट्रीय, देखिए, एक है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन। तो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में हम शामिल नहीं हो रहे हैं। हमने कहा हम शामिल नहीं होंगे, हम अपना नया अंतरिक्ष स्टेशन बनाएंगे। ओके, वर्तमान योजना के अनुसार इस स्टेशन को लगभग 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा जाएगा। ठीक है, तो धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न भू कक्षा मीन्स लो अर्थ ऑर्बिट में इसको जो है वो रखा जाएगा। 15 से 20 दिनों तक 3 चालक दल सदस्यों को आश्रय देने में सक्षम होगा, यानी कि 3 लोग वहाँ पर 15 से 20 दिन तक रह सकते हैं। गगनयान मिशन की बात चल रही है। स्टेशन का उपयोग सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण प्रयोगों का संचालन करने के लिए किया जाएगा। मीन्स कि वस्तुएं कम गुरुत्वाकर्षण में किस तरह का व्यवहार करती हैं, उस चीज़ को जांचने के लिए गगनयान परियोजना का यूज़ किया जाएगा। गगनयान परियोजना की सफलता अंतरिक्ष स्टेशन स्थापना के लिए एक अग्रदूत के रूप में कार्य करेगी। तो अगर हम ये गगनयान परियोजना को सफल करने में सफल कर लिया, तो हम अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना करने के लिए रेडी हो जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, अंतरिक्ष स्टेशन है क्या? इसे कक्षीय स्टेशन भी कहते हैं, कक्षीय अंतरिक्ष स्टेशन भी कहते हैं।
एक अंतरिक्ष यान होता है, इसमें क्या होता है, एक विस्तारित अवधि के लिए, मतलब एक लिमिटेड पीरियड के लिए कक्षा में मानव कर्मी दल, तो ह्यूमन स्पेस मिशन है, का समर्थन करने में सक्षम होता है। तो मानव कर्मी दल को यहाँ पर भेजा जाता है, लैब्स तैयार की जाती हैं और जो इंसान है वहाँ जा कर के प्रयोग वगैरह करते हैं। ये एक जटिल यान होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा हाई जो चीज़ें लगी हुई होती हैं, जैसे रोबोटिक्स का यूज़ हुआ होता है, स्वयं संचालन यानी कि ऑटोमेटिक ये चले, पर्यावरण नियंत्रण, बाहर का दाब और अंदर का दाब एक जैसा रहे, चालक दल सुविधाएं, कार्गो परिवहन क्षमताएं, तो बहुत सारी उत्तम प्रणालियां इसमें लगी हुई होती हैं। ऑलराइट, तो अब आप यहाँ पर देखिए, ये देखिए अंतरिक्ष में दो तरह के स्टेशन भेजे जाते हैं। दो तरह के स्टेशन कौन से हैं, एक को तो कहते हैं मोनोलिथिक और एक को कहते हैं मॉड्यूलर। अब मैं इसको यहाँ पर इस तरीके से ना पढ़ा करके मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगा कि देखिए, जो आपका मोनोलिथिक होता है वो कैसा होता है। मोनोलिथिक में हम एक ही जो सैटेलाइट बनाते हैं और उसको ऊपर भेज देते हैं, एक ही टुकड़ा होता है सैटेलाइट का, उसको ऊपर भेज देते हैं और वही वर्क करता है। जो दूसरा होता है मॉड्यूलर स्टेशन, उसमें क्या करते हैं कि पहले हम एक सामान भेजेंगे ऊपर, ठीक है, वो पहुंच गया, फिर हम कुछ समय में दूसरा सामान भेजेंगे ऊपर, तो ये सामान जा कर के इस सामान से अटैच हो जाएगा और कुछ ही सालों में, मीन्स 3-4 सालों में मिल करके एक अच्छा बड़ा सा यहाँ पर जो है एक रोबोट सिस्टम तैयार हो जाएगा, यानी कि एक स्टेशन तैयार हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि इस बार हमने ये भेज दिया, अगली बार हमने ये भेज दिया, ये जा कर के इससे अटैच हो गया, तो एक बहुत ही बड़ा विशाल अंतरिक्ष स्टेशन वहाँ पर कायम हो जाएगा। ओके, तो ऐसा ही पहला अंतरिक्ष स्टेशन भेजा गया था जिसका नाम था सैल्यूट 1। सैल्यूट 1 सोवियत संघ द्वारा भेजा गया था 1971 में, यानी यूएसएसआर द्वारा 1971 में भेजा गया था। सैल्यूट कार्यक्रम के अंतर्गत दो प्रकार के स्टेशन थे, एक नागरिक और एक सैन्य, यानी कि एक मिलिट्री यूज़ के लिए भेजा था और एक सिविल यूज़ के लिए भेजा था। सैन्य स्टेशनों को अल्माज स्टेशन के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, तो पॉइंट है, नागरिक स्टेशनों को दूसरे अंतरिक्ष यानों में आने जाने की सुविधा के लिए दो डॉकिंग पोर्ट्स भी बनाए जाते थे। ये ज़रूरी नहीं है। अमेरिका का पहला अंतरिक्ष स्टेशन स्काई लैब था। ठीक है जी, दो गौर फरमाइए, स्काई लैब क्या था, अमेरिका का अंतरिक्ष स्टेशन था। ठीक है, फिर ये देखिए सोवियत अंतरिक्ष स्टेशन मीर, तो सोवियत जो अंतरिक्ष स्टेशन है उसका नाम मीर, एक तो ये था, क्या नाम था इसका, सैल्यूट 1, और दूसरा मीर। ओके, पिछले स्टेशन के विपरीत एक मॉड्यूलर डिज़ाइन वाला था। तो ये जो मीर स्टेशन था ये मॉड्यूलर डिज़ाइन का था, मीन्स पहले हमने एक सामान भेजा फिर दूसरा और ऊपर जा कर के जुड़ गए। ठीक है, पहले इसके मुख्य भाग का प्रक्षेपण किया गया, फिर बाद में विशिष्ट भूमिका वाले अतिरिक्त मॉड्यूल इसमें जोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे सामानों को इसमें जोड़ते रहते हैं और ये बड़ा बन जाता है। अब ये आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि इसका द्रव्यमान कितना था, क्योंकि इंडिया का नहीं है ये। ठीक, ये चाइना की बात हुई है, यहाँ पर इसमें भी द्रव्यमान वगैरह बताए गए। देखिए इतना सब जानने की ज़रूरत नहीं होती, इंडिया का मिशन है तो वही याद करो। ये गगनयान परियोजना और मिस्टर के सिवन आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये रहे, और अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक अग्रदूत के रूप में कार्य करेगी गगनयान परियोजना। तो गगनयान परियोजना पर ये लोग वर्क कर रहे हैं। यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि सोवियत अंतरिक्ष स्टेशन जो मीर था वो मॉड्यूलर टाइप का था, मीन्स आप ये देखिए इस तरीके से एक सैटेलाइट हमने पहले भेजा, फिर हमने ये सब जो सोलार वगैरह थे ये भेज दिए, या फिर ये देखिए ये धरती से एक और उपग्रह आता है और यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो ये और बड़ा होता चला जाएगा, अंतरिक्ष स्टेशन की तरह वर्क करेगा। ठीक है जी, ये देखिए अंतरिक्ष, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की बात करें, ISS। ओके, लगता है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर छूट गया। देखिए ISS जो कार्यक्रम है, मींस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, वो 5 देशों ने मिलकर के बनाया है। 5 देश हैं, नासा यानी कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी, रोस्कोसमोस रसिया की स्पेस एजेंसी, जैक्सा जापान की, ईसा यूरोप की और CSA कनाडा की। तो 5 जो देश हैं उन्होंने मिलकर के इसको तैयार किया था। कहाँ छोड़ा गया, निम्न भूकक्षा में, मींस लियो में, यानी कि लो अर्थ ऑर्बिट में। इसका अक्सर पृथ्वी से भी देखा जा सकता है, कभी कभी ये पृथ्वी से नग्न आँखों से भी दिख जाता है। इसकी लंबाई और चौड़ाई इतनी दी है, फुटबॉल मैदान से भी बड़ा है, और इसका जो कुल द्रव्यमान है वो 4,60,000 किलोग्राम है, जो कि 500 औसत कारों से भी बड़ा है। इसका आवासीय क्षेत्र 358 वर्ग मीटर का है। 21% ऑक्सीजन और 79% का वायुमंडलीय दाब इसके अंदर क्रिएट किया गया है, ताकि जो बाहरी वातावरण है वो इसके अंदर ही मिल सके। बात समझ रहे हैं।
अब ये देखिए अंतरिक्ष स्टेशन को जो है 51.6 डिग्री झुकाव पर इतनी किलोमीटर की न्यूनतम और 410 किलोमीटर की अधिकतम ऊंचाई वाले गोलाकार कक्ष में घूमता है। तो इतना सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपसे सिर्फ इतना पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि अंतरिक्ष स्टेशन किन 5 देशों का जो है वो संयुक्त कार्यक्रम था। ओके, या तो आगे आते हैं, कुछ अच्छी चीज़ें और देखते हैं। इसका उद्देश्य देख लेते हैं अंतरिक्ष स्टेशन का, ठीक है। कभी कभी डायरेक्ट उद्देश्य ही पूछ सकते हैं। तो इसका उद्देश्य ये है कि मंगल है, चंद्रमा है, शुक्र है आदि जो लंबी लंबी अवधि के मिशनों के लिए इसको तैयार किया गया है। ऐसा नहीं है 5-10 साल के लिए तैयार करा है, नहीं, इसको 100-200 सालों तक के लिए हमने तैयार किया है कि कुछ पता चले जो ऊपर क्या काम होते हैं। फिर उसके बाद हमें ये भी पता चले कि अंतरिक्ष स्टेशन में जो चिकित्सा अनुसंधान किए जा रहे हैं, यानी मेडिकल एक्सपेरिमेंट, उससे हमें ये पता लगे कि जो मांसपेशी का अपकर्ष, देखिए जब अंतरिक्ष में कोई रहता है तो उसके शरीर पर अंतरिक्ष की किरणों का प्रभाव पड़ता है। अंतरिक्ष की किरणों के प्रभाव के कई कारण हो सकते हैं, जैसे देखिए हड्डियाँ अपनी खनिज खो देती हैं। कुछ लोग जब धरती पर वापस आते हैं तो उनकी ऊंचाई ज़्यादा हो जाती है या फिर ऊंचाई कम हो जाती है, ठीक है। तो ये अस्थि क्षय और तरल पदार्थ विस्थापन, इस तरह के कुछ में कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। तो ये सब चीज़ें वहाँ पर रह करके इन पर अनुसंधान किए जाएंगे। तो मेन मुद्दा इसका यही था, ठीक है जी। अब आपको इसके बाद इसके अंदर मैं बताता हूँ क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ये सब आपको नहीं पढ़ना, बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा। आप कोई स्पेस साइंस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं वो पूछी जाती हैं, ठीक। ये सब आप नहीं पढ़ेंगे, ओके। या ये देखिए, यहाँ पर देखिए आप एक नज़र देखिए अंतरिक्ष यात्री जो बाहर गए और उन्होंने कुछ रिकॉर्ड बनाए। जैसे 12 अप्रैल 1961 को यूरी एलेक्सेविच गागरिन, तो यूरी गागरिन का नाम आपने सुना होगा, अंतरिक्ष में जाने वाले पहले मानव बने। 1 घंटे 48 मिनट में पृथ्वी की परिकल्पना की इन्होंने। फिर सोवियत कॉस्मोनॉट सुश्री वैलेंटाइन टेरेस्कोवा अंतरिक्ष में यात्रा करने वाली पहली महिला बनी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। 16 जून 1963 में गई थी। सोवियत अंतरिक्ष यात्री की बात करें तो श्री एलेक्सी लियोनोव अंतरिक्ष में पैदल यात्रा करने वाले पहले मानव बने। इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है जी। आगे देखें तो अंतरिक्ष पैदल यात्रा में भाग लेने वाली पहली महिला, तो पैदल यात्रा में पहली महिला कौन बनी? सुश्री सावित्य काया, ठीक है। तो ये इनका फाइल फोटो भी हो गया, ओके। नासा की अंतरिक्ष यात्री सुश्री पैगी विटसन के नाम 5 अभियान के दौरान अंतरिक्ष में बिताए गए सबसे लंबे समय, तो 666 दिन तक की अंतरिक्ष में रह करके आई, ठीक है जी। एकल अंतरिक्ष उड़ान के लिए सर्वकालिक 400, एकल के लिए, एकल की बात कर रहे हैं हम, 438 दिन का रिकॉर्ड है, रूसी कॉस्मोनॉट श्री वैलेरी पोलियाकोव के नाम पर है। तो ये रिकॉर्ड इनके नाम पर है। उन्होंने मीर अंतरिक्ष, यानी कि अभी बताया कि मीर किसका अंतरिक्ष स्टेशन है? रसिया का। तो इस तरह की चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ से 1995 में स्थापित किया गया था। फिर अगर हम बात करें तो महिला अंतरिक्ष यात्रियों में 288 दिन का एकल एकल अंतरिक्ष उड़ान का रिकॉर्ड पैगी विटसन के नाम है, ठीक है। लेकिन इसे अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुश्री क्रिस्टीना कोच, जिनका नाम अभी अभी था, देखिए ये जो पैगी विटसन थी ये थी, ठीक है, इनके नाम था ये रिकॉर्ड, लेकिन ये रिकॉर्ड तोड़ दिया गया। ये रिकॉर्ड तोड़ा क्रिस्टीना कोच ने, जो कि 29 दिसंबर 2019 को पृथ्वी पर लौटी। 328 दिन एकल यात्रा में इन्होंने बिताए, ओके। तो ये कुछ लोग हैं जिन्होंने रिकॉर्ड्स बनाए, ठीक है। तो इनके नाम याद रखिए और पहले और पूछ लिए जाते हैं कि पहला कौन था। तो ये कुछ पॉइंट्स और देखिए। कोलंबस एक विज्ञान प्रयोगशाला है जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन को यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा स्थापित किया गया एकल योगदान है। तो कोलंबस किसकी विज्ञान प्रयोगशाला है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की। किम्बो किसकी है? जापान की, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग में आ जाती हैं, ओके। उसके बाद आपको ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दूसरे देशों के काम हैं, हम अपने देशों के ही याद कर लें, वही काफ़ी होता है, ठीक जी। ये सब नहीं पढ़ना आपको, ऑलराइट। या करीब अगर हम थोड़ी सी लागत की बात करें तो 2010 में इसकी असंभावित लागत बताई गई थी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन की 150 बिलियन अमेरिकी डॉलर, यानी कि 11,25,000 करोड़ भारतीय रुपए
इसके अनुमान लगाए गए थे, लेकिन जब खर्चा करना शुरू किया तो काफ़ी ज़्यादा पता चला कि 56 करोड़ रुपए यहाँ पर लग चुके हैं। ठीक जी। तो ये लोग यहाँ पर जाकर के कुछ क्रियाकलाप करते हैं, जैसे लोग ग्रेविटी में चीज़ें ऊपर उठने लगती हैं तो इन सब प्रयोगों को सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। ये कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये जॉगिंग कर रहे हैं शायद यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह की दैनिक क्रियाएं इनकी रहती हैं। ये सब हमें नहीं पढ़ना कि लोग क्या करते हैं। ठीक है, अब आते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ। सूर्य के वातावरण की रहस्यमयी परत कोरोना। तो ये कोरोना वो नहीं है जिसने दुनिया में हाहाकार मचा रखा है। ये कोरोना पृथ्वी की परत का नाम है। ठीक है, पृथ्वी सॉरी सूर्य की परत का नाम। तो पहले आप कुछ समझिए कि सूर्य में होता क्या क्या है। तो सूर्य में एक कोर होता है जो कि ऊर्जा का पूरा भंडार होता है। ठीक, उसके ऊपर होता है रेडिएशन जोन। और राइट, उसके बाद होता है कन्वेक्शन जोन। दिख रहा है आपको? ओके, ये आपका हो गया कन्वेक्शन जोन। उसके बाद होता है आपका फोटोस्फेयर, और उसके बाद होता है क्रोमोस्फेयर, और उसके बाद होता है कोरोना। तो चारों तरफ जो प्रकाश निकल रहा है ये है आपका कोरोना, और इसी के ऊपर रिसर्च चल रहा है। रिसर्च इसलिए चल रहा है क्योंकि जब ये कोरोना का जो तापमान है ये इसके नीचे जो क्रोमोस्फेयर है इससे कहीं ज़्यादा है, लेकिन इसका जो तापमान है अगर आप इसमें हाथ रखेंगे तो आपका हाथ नहीं जलेगा। ठीक है, इस चीज़ की बात यहाँ पर चल रही है। और कोरोना ये बहुत ही ज़्यादा पेचीदी परत है और इसको अभी तक समझ नहीं पाए हैं वैज्ञानिक। देखिए, सौर मंडल के अनुसार सूर्य की संरचना कई परतों से निर्मित होती है। अभी इतनी सारी परतें दिखाई, फोटोस्फेयर, क्रोमोस्फेयर और कोरोना। ठीक है, उसके अंदर भी ही सूर्य का संगठन गैसीय होने के कारण इसकी विभिन्न परतों का कोई सुस्पष्ट व नियमित सीमा नहीं होती। भौतिक गुणों तथा ताप व दाब में क्रमिक परिवर्तन यहाँ होते रहते हैं, एक दूसरे से अलग माना जाता है। देखिए, सूर्य का सबसे भीतरी भाग कहलाता है कोर, जो कि अभी बताया कि कोर सबसे भीतरी भाग है। इसका तापमान लगभग बताया जाता है कि 1.5 करोड़ डिग्री सेंटीग्रेड तक इसका तापमान हो सकता है। ऑलराइट, देखिए, फिर मैंने आपको फोटोस्फेयर परत भी दिखाई, उसके बाद मैंने आपको क्रोमोस्फेयर परत भी दिखाई कि फोटोस्फेयर के बाद आती है क्रोमोस्फेयर। ठीक है जी, और उसके बाद आती है आपकी सौरक्रीट या कोरोना। तो कोरोना परत हमने यहाँ पर आपको दिखाई, ये वाली परत आपकी कोरोना हो गई जो कि बाहर का प्रकाश है। ठीक है जी, अब ये देखिए आप, कोरोना कोरोना सूर्य का प्लाज्मीय वातावरण है। वातावरण उसे कहते हैं जो पृथ्वी से ऊपर होता है। तो पृथ्वी से मतलब जो भी ग्रह की आप बात कर रहे हैं उससे ऊपर। तो यहाँ पर सूर्य की जो सतह है उससे ऊपर का वातावरण आपका कोरोना हो गया। कई किलोमीटर तक फैला होता है। इसका जो मतलब होता है वो होता है मुकुट या ताज। जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो सिर्फ दो ही चीज़ें दिखाई देती हैं। कौन कौन सी? पूर्ण सूर्य ग्रहण में दो चीज़ें दिखाई देती हैं। देखिए, ये है सूर्य ग्रहण, ये चंद्रमा आपका आगे आ गया सूर्य के, सूर्य इसके पीछे है। तो एक ये जो गुलाबी गुलाबी कलर का आपको दिख रहा है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हो गया आपका क्रोमोस्फेयर, CHROMO क्रोमोस्फेयर। ओके, ये जो चारों तरफ वाइट वाइट आपको दिख रहा है ये हो गया आपका कोरोना। ठीक है, तो दो ही चीज़ें दिखाई देती हैं, एक कोरोना और एक ये हो गया आपका। तो ये देखिए 1999 में ये फ्रांस में देखा गया था सेम ऐसा ही चित्र, और गुलाबी रंग का क्रोमोस्फेयर और सफ़ेद रंग का कोरोना अति शोभायमान आपको दिखाई दे रहा है। तो ये तो था कोरोना। अब इसके बारे में कुछ मेन चीज़ें जो हैं वो मैंने कुछ हाईलाइट की हैं, उनको देखते हैं। देखिए, जब हम कोरोना में हाथ डालते हैं, ओके, तो आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा, मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये जो वाइट वाइट है इसका जो तापमान है वो ज़्यादा है, इतना ज़्यादा तापमान है। लेकिन जब हम इसमें हाथ रखते हैं, जैसे किसी गर्म चीज़ को छुओगे तो हाथ जल जाएगा, इसका तापमान तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसमें हाथ रखेंगे तो आपका हाथ जल जाना चाहिए, लेकिन कोरोना के इतने अधिक तापमान के कारण भी जल नहीं पाता। ऐसा इसलिए है क्योंकि अणुओं की औसत गतिज ऊर्जा अर्थात ताप अधिक होने के बावजूद यहाँ जलाने के लिए पर्याप्त मौजूद नहीं है। ठीक है, ताप अधिक है लेकिन जो जलाने वाले कारक होते हैं वो मौजूद नहीं है। गतिज ऊर्जा अधिक है लेकिन ऑक्सीजन वगैरह की जो कमी है, या फिर हाइड्रोजन फ्यूल की तरह जो वर्क करता है, हाइड्रोजन और हीलियम की पर्याप्त मात्रा वहाँ पर नहीं देखी गई है। ठीक है, तो ये मुद्दा था, इसीलिए यहाँ पर हाथ नहीं जलता। कोरोना का 20,000 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान वाली अपनी निचली सतह क्रोमोस्फेयर के मुकाबले 200 गुना अधिक गर्म होना वैज्ञानिकों के लिए प्रश्न का सवाल है। ये आपका प्रकाश कोरोना हो गया और उसके नीचे आपकी एक परत हो गई क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर से 200 गुना ज़्यादा तापमान है। इसमें 2 जीरो और ऐड कर लीजिए और इसको 4 कर दीजिए।
कहीं दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड का आपका तापमान और हाथ नहीं जलता उसमें। तो ऐसा कैसे, यही जो है वैज्ञानिकों के लिए थोड़ा जटिल काम है। ठीक है जी। अब ये देखिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान दृश्य कोरोना का हरा रंग, जो कभी कोरोनियम नाम से एक तत्व के कारण माना जाता था, बाद में बेंगेट एडगेन और वॉल्टर ग्रोट्रियन ने सुझाया कि यह दरअसल लोहे व कैल्शियम के आयनों के कारण है। तो जब ये आपने देखा सूर्य ग्रहण हुआ, तो उसके बाद एक तो आपको दिखी ये क्रोमोस्फेयर की लेयर, और उसके बाद ये आपको दिखा कोरोना। तो ये दरअसल सफ़ेद होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये आपका ग्रीन कलर का या और कलर का भी हो जाता है। तो ये कलर आते हैं आयनों के कारण। आयन होते हैं लोहे के, कैल्शियम के या किसी और धातु के। पर अभी तक हमें सिर्फ लोहे के और कैल्शियम के आयनों की मात्रा प्राप्त हुई है, वो भी ठीक है, वो भी कम मात्रा में। ठीक। अब आप सीधे आधुनिक मिशन की तरफ आइए। आधुनिक मिशन की बात करें तो इसरो यानी कि इंडिया की एजेंसी, हमने भी एक सूर्य के अध्ययन के लिए उपग्रह भेजने वाले हैं। उसका नाम है आदित्य L1। नाम याद रखिए, आदित्य L1। तो आदित्य L1 हम उपग्रह भेजने वाले हैं। कोरोनाग्राफ यंत्र की मदद से सूर्य के बाहरी भाग का अध्ययन करेगा। पॉइंट याद रखिए, बाहरी भाग का अध्ययन करेगा। इससे सूर्य से आने वाले कॉस्मिक विकिरण, सौर प्रभात और सूर्य तूफानों के अध्ययन में भी सहायता मिलेगी। आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिटल में धरती से लगभग 15 लाख किलोमीटर की दूरी पर L1 लेग्रांज बिंदु के पास स्थापित किया जाएगा। बस यहीं रुक जाइए, इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। ठीक है, तो 3-4 पॉइंट एलिमिनेशन के लिए आपको याद होगा यहाँ से। ठीक है, और ये भी देखिए, नासा ने भी अपना ऐतिहासिक मिशन भेजा हुआ है, पार्कर सोलर प्रोब मिशन। तो जैसे हमारा आदित्य L1 है, ऐसी नासा का पार्कर सोलर मिशन है। ताप विकिरण की भीषण परिस्थितियों के बीच यह प्रोब सूर्य के पास पहुंच गया है, यह जितना पहले स्पेसक्राफ्ट नहीं पहुंच पाया। तो ये इतना पास पहुंचा दिया नासा वालों ने कि अभी तक कोई उपग्रह इतना पास नहीं जा पाया है। ठीक, ये देखिए, ये है पार्कर सोलर मिशन, सूर्य के बिल्कुल नज़दीक है, सूर्य की इमेजेस भेजता रहता है। पार्कर सोलर प्रोब स्पेसक्राफ्ट का कंप्यूटरीकृत आरेख, साथ में महान खगोल वैज्ञानिक यूजन न्यूमर पार्कर। तो ये हैं वो वैज्ञानिक जिन्होंने इसको बनाने में पूरे अपना योगदान दिया। उसके बाद मोना लोआ, जो कि हवाई आइलैंड पर है, सोलर ऑब्जर्वेटरी, यहाँ से हम सूर्य का अध्ययन करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये आपका, ठीक है, तो ये हमने पहले ही बता दिया कि जो है मई 2017 में प्रख्यात खगोल वैज्ञानिक यूजन न्यूमर पार्कर के सम्मान में इस प्रोब का नाम रखा गया था सोलर पार्कर। ठीक है, तो इस मिशन का नाम इनके नाम पर रखा गया था। ठीक है जी, तो ये आपका आर्टिकल पूरा हुआ। बेसिक चीज़ें पढ़नी होती हैं आपको, हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी, ज़्यादा अंदर जाएंगे तो फिर आपको नुकसान होगा। अब ये जो अगला आलेख है, यह है दुर्गम पहाड़ियों पर भरोसेमंद साथी याक। तो इसमें इंडियन याक की बात की गई है। ठीक है, तो याक एक जो है गोट और भैंस और दोनों का मिक्सचर टाइप का होता है। ठीक है, हम इसको गोट भी नहीं कह सकते और पूरी तरीके से जो है बुल या भैंस भी नहीं कह सकते, तो उसका मिक्सचर ये याक होता है। जैसे इंडियन एशियन एलिफेंट के बारे में अभी अभी क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी प्री 2020 के अंदर, उसी तरह का क्वेश्चन याक के अंदर भी आ सकता है। तो हमारे पास सिर्फ 3 से 4 पॉइंट ऐसे होने चाहिए जो कि एलिमिनेशन कर सकें या फिर अच्छे हों। तो आइए, मैंने वो हाईलाइट भी किए हुए हैं, सीधे उसी को, पहले आप याक की फ़ोटो देख लीजिए। ये है याक। ओके, ये देखिए, इसको हम कहते हैं पहाड़ों का जहाज या माउंटेन मशीन। तो माउंटेन मशीन इसको कहा जाता है। घरेलू याक का वैज्ञानिक नाम होता है बॉस ग्रिएंस। तो वैज्ञानिक नाम याद रखिए, यह बोवाइन जो ब्रीड है उसका होता है। ठीक है, बोवाइन में आते हैं हमारी गाय, या फिर जो आते हैं हमारे गाय वगैरह जो आते हैं, ठीक है, वो सब बोवाइन ही होते हैं, यानी हमारी गाय भैंसों के सगे संबंधी। तो बोवाइन एनिमल है। ठीक है, मीन्स दुधारू एनिमल्स जिसे कहते हैं, ये वो है। उसके बाद 3-4 पॉइंट और। भारत में अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर में याक को उपयोगी पशुओं की तरह पाला जाता है। मीन्स अगर हम हिमालयन स्टेट्स की बात करें तो हिमालयन स्टेट्स में याक मिलता है।
ठीक जी। उसके बाद ये 0 से 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम तापमान में मज़े से रह लेते हैं। मींस -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक इनको रहने में कोई दिक्कत नहीं आती। लेकिन 15 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस में तापमान हो गया, थोड़ी सी भी गर्मी हुई तो इनसे सहन नहीं हो पाता। इसलिए याकों को मैदानी इलाकों में नहीं पाला जाता। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याकों को मैदानी इलाके में क्यों नहीं पाला जाता? ठीक है जी, इसलिए नहीं पाला जाता। इनके फेफड़े बड़े होते हैं क्योंकि ऊंचाई पर ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है और फेफड़े एक बार में बहुत सारी ऑक्सीजन सोख लेते हैं। बड़े हृदय होते हैं इनके, कम ऑक्सीजन होने पर भी बड़े फेफड़े ऑक्सीजन की आपूर्ति को बनाए रखते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स अच्छे थे, इनको हाईलाइट कर लिया गया। अब क्वेश्चन आता है तो एलिमिनेट कर पाएंगे आप। ठीक है जी। बाकी देखो इसमें ऐसा नहीं है कि मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये देखिए इस तरह की चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं कि याक के दूध से पनीर बनाया गया तो वो कैसे रंग का है, या ये सब की क्या चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ओके, अब आ जाते हैं CSIR बुलेटिन की तरफ। ठीक है, तो कुछ छोटे छोटे काम यहाँ पर जो हुए उनको पढ़ लेते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के केंद्रीय मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन। उन्होंने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल यानी NDRF की 8वीं बटालियन के साथ मिलकर गाजियाबाद में 10 बिस्तरों का एक आधुनिक, सुरक्षित और मौसम के अनुरूप अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो ऐसे तो अस्पताल बहुत सारे बनते रहते हैं, ठीक है, इसीलिए इन पर ज़्यादा जोर मत दीजिएगा। कोविड-19 की जांच अब और सस्ती हो गई है, ठीक है, तो टेस्ट वगैरह सस्ते हो गए हैं इनके हिसाब से। ये देखिए, CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, ठीक है, यानी कि IICT ने कोविड-19 से लड़ने के लिए अपने प्रयासों के तहत जैव प्रतिरोधी गुणों से लैस हाइड्रोफोबिक यानी जल रोधी फेस मास्क बनाया है, जिसको सांस नाम दिया गया है, SAANS विकसित किया है। इस फेस मास्क में जीव जैव प्रतिरोधी गुणों से युक्त 3 से 4 परतें हैं। मीन्स मास्क आपका है, उसके अंदर 3 से 4 परतें आपकी देखने को मिलेंगी, यानी फिल्टर होकर के जाएगा जो भी कुछ जाएगा। 60 से 70% तक वायरस बाहर ही रुक जाएंगे, बाकी के 30 से 40% जो जाएंगे उनके बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। ठीक है, ओके, तो इसमें हमें इतना ही जानना था, बाकी मास्क के बारे में आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा। एयरोस्पेस इंजीनियरिंग क्षेत्र में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया गया। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए स्टार्टअप्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। स्टार्टअप को बूस्ट करना पड़ेगा। स्टार्टअप होती हैं छोटी कंपनियां, ठीक है, जिनको ऊपर उठाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इस सिलसिले को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, जिसे कहते हैं DSIR, इसके तहत नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NRDC ने CSIR NAL के साथ हाथ मिलाया है। ठीक है, तो ये MOU साइन हुआ है, यहाँ एक साझेदारी हुई है और एयरोस्पेस क्षेत्र में उभरती जो स्टार्टअप कंपनीज़ हैं उनको प्रोत्साहित करने का काम यहाँ पर चलेगा। यानी स्टार्टअप कंपनीज़ बड़े बड़े मिशंस के लिए इक्विपमेंट्स तैयार करें। ठीक है जी। अब ये देख लेते हैं कि कोविड-19 के दौरान आपको पता है कि महामारी और भूख की साझा जंग, यानी कि महामारी भी आई और लोगों के पास खाने को भी कुछ नहीं था और साथ में लॉकडाउन ने भी लोगों को मारा। तो कुछ पॉइंट्स यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे 1979 में हमने बनाया था फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इसका हेडक्वार्टर है इटली। ओके, प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाता है विश्व खाद्य दिवस। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा। ठीक है जी, FAO 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाता है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य हमारे हैं, हमें 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पूरे करने हैं। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं? 17। पहला जो गोल है वो है पॉवर्टी को मिटाना है और दूसरा गोल है हंगर को ख़त्म करना है। तो पॉवर्टी मिट गई तो हंगर अपने आप ख़त्म हो जाएगा। पहले गोल पर ध्यान देंगे, दूसरा गोल अपने आप पूरा हो जाएगा। तो गरीबी मिटानी है 2030 तक। उसके बाद ग्लोबल हंगर इंडेक्स लॉन्च होती है हर साल ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक ख़राब है। आप मुझे बताइए कमेंट करके, 2020 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी 2 दिन पहले लॉन्च हुई है, इंडिया की कितनी रैंक है? टोटल 107 कंट्रीज़ का जो है यहाँ पर सर्वे किया गया था, इंडिया की कितनी रैंक यहाँ पर आई? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड फूड कार्यक्रम यानी कि WFP, वर्ल्ड फूड कार्यक्रम का इम्पोर्टेंस ये है कि इसको मिला है नोबेल प्राइज़ इन पीस 2020। ठीक है, 2020 का नोबेल पीस प्राइज़ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिला है, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान इन्होंने खाद्य सामग्री के लिए बहुत कुछ किया।
3 चीज़ें ज़रूरी होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। अगर कोई आपको ये 3 चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है तो फिर वो आपका भगवान के समान हो जाता है। इसीलिए इनको यहाँ पर नोबेल पीस प्राइज़ में दिया गया, क्योंकि इन्होंने लोगों की बेसिक चीज़ों का ध्यान रखा। उसके बाद विश्व खाद्य संगठन की बात करें तो इन्होंने अपने 75वें संस्करण पर ग्रो, नरिश एंड सस्टेन टुगेदर ये एक प्रोग्राम चलाया, अर्थात मिलजुल कर खाना उगाएंगे, पोषित करेंगे, बनाए रखेंगे। ठीक है, तो ये प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया 75वीं एनिवर्सरी पर, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने 75 रुपये का जो कमेमोरेटिव कॉइन होता है वो भी लॉन्च किया FAO के लिए। उसके बाद 2021 से लेकर के 2030 यानी एक दशक की बात कर रहे हैं हम, 10 साल के लिए हमने यूनाइटेड नेशंस ओशन साइंस डिकेड भी मनाना शुरू किया है। उससे लिए हम भूख की समस्या से निपटेंगे, और ओशियन साइंस का मतलब है कि महासागरों से जो हमें खाने के लिए चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे मछली वगैरह है या सी फूड होता है, उसको भी हमें सस्टेन करके रखना है। ठीक है, और राइट, इसमें कुछ और पॉइंट यहाँ पर नहीं थे, पूरी मैगजीन में ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ। हाँ, ये देखिए, फूड प्राइस इंडेक्स कौन देता है? FAO। किसी भी पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेंगे, फूड प्राइस इंडेक्स कौन देता है? FAO। अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने चलाया था एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो नीचे मैं एक लिंक दे दूंगा, हम वीडियो बना चुके हैं इसके ऊपर पहले से ही, आप उसको देख लीजिएगा। गरीब कल्याण रोजगार अभियान फिर चलाया था, जो कि लॉकडाउन के बीच में ही चलाया गया था। ओके, तो ये जो था आपका AIF यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड 1 लाख करोड़ रुपए का था, और इसमें हम बेसिकली क्या करना चाह रहे थे, जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको सशक्त बनाना चाह रहे थे। तो उसके बारे में अगर आपको जानना है तो आप नीचे लिंक पर जा सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल पूरा हुआ, ये पेज रिपीटेड है। ठीक है, ये देखिए, तितलियां नष्ट हो जाएं तो क्या, अगर इस दुनिया से तितलियां ख़त्म हो गई तो क्या होगा। देखिए, ये छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं ये प्रकृति के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्यों ज़रूरी होते हैं ये हम इस आर्टिकल के अंदर देखेंगे। देखिए, पहले तितलियों के बारे में 2-3 बातें जानिए। तितलियां हर प्रकार के वातावरण में रह सकती हैं, चाहे समुद्री तट हो, धरती से कितनी भी ऊंचाई पर हो, पर अधिकांश तितलियां जो हैं वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में रहती हैं। यानी कि ठंडे स्थानों पर ये कम रहना पसंद करती हैं, इन्हें गर्म स्थान चाहिए। तो ठंडे स्थानों से बचने के लिए गर्म स्थानों की तरफ प्रवास करती हैं। जैसे देखें तो मोनार्क तितली, ये नाम है, मोनार्क तितली प्रवास के लिए 200 मील तक की दूरी तय कर लेती है। कनाडा के ग्रेट लेक से मैक्सिको तक की उड़ान भरती हैं, सिर्फ किस चीज़ के लिए, कि ठंड से बचा जा सके। तो तितलियों का यूज़ क्या है, ये परागण करती हैं। तितलियां ही नहीं, सभी तरह के कीट। परागण क्या होता है कि एक फूल के आप पुंकेसर को उठा करके दूसरे फूल पर छोड़ देते हैं, तो वहाँ पर जो पौधे हैं उनका जो प्रजनन है वो आसान हो जाता है। तो समस्त खाद्य फसलों में से 70% कीटों द्वारा परागण होता है। इस प्रकार तितलियों की संख्या में अगर गिरावट होती है तो फसलों के और प्रभाव पड़ेगा, और फसलों के लिए अभी हमने देखा कि फूड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए, और फूड नहीं होगा तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, अब देखिए वनों के कटाव से होता क्या है। वनों के कटाव से कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगातार बढ़ती जा रही है। वन जो हैं वो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की तरह वर्क करते हैं, यानी कि वो जो आपके आसपास की कार्बन डाइऑक्साइड है उसको सोख लेते हैं। अब वन काट देंगे तो फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो नहीं सोख पाएंगे, और जो वातावरण है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि पौधे की कार्बन डाइऑक्साइड को प्रकाश संश्लेषण द्वारा आत्मसात करते हैं। तितलियां जिन पौधों से भोजन ग्रहण करती हैं उन पर क्रमशः परोक्ष रूप से कीटनाशकों और DDT, यानी कि जो हम ये फसलों में छिड़काव करते हैं DDT या एंडोसल्फान वगैरह, एंडलिन पेस्टिसाइड्स जो छोड़ते हैं, उससे तितलियों के स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, साथ ही फसल को भी नुकसान पहुंचता है। ठीक है, तो एक ही पेज था तितलियों के बारे में, हमने याद कर लिया। ये आर्टिकल हमारे काम का नहीं था। बबल में दुनिया बिल्कुल भी काम का नहीं है। बबल का मतलब यह है कि 2 मीटर की दूरी रखो, और उसके लिए हम ऐसे कुछ बबल्स तैयार करेंगे। बायोलॉजिकल बबल्स इनको कहते हैं। एक सुरक्षा कवच होगा जो कि अपने आप 1 सेंटी, अगर आप 1 गज की जो है डायमीटर उसका रेडियस का बनाएंगे तो 2 गज की डायमीटर अपने आप यहाँ पर तैयार हो जाएगी, और दूसरे से आप अलग हो जाएंगे। ठीक, तो ये आर्टिकल मेरे हिसाब से आपके काम का नहीं था, बाकी अगर आपका मन करता है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ आइए देखिए, प्रोफेसर आनंद मोहन चक्रवर्ती इंडिया के प्रोफेसर हैं। जुलाई 2020 में इनका निधन हो गया।
ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इनकी ये बुक थी 3 डॉटर्स 3 जर्नी क्वेस्ट फॉर कैंसर क्योर। तो मेन वर्क जो इन्होंने किया वो कैंसर क्योर में किया, साथ ही इन्होंने कुछ अलग भी वर्क किए, उनको भी इसमें देखेंगे। 3 डॉटर्स 3 जर्नी क्वेस्ट फॉर कैंसर क्योर, ये इनकी बुक थी। पहली बात तो आपको याद रखना है। प्रोफेसर चक्रवर्ती प्रसिद्ध सूक्ष्म जीव वैज्ञानिक थे, ये बात आपको याद रखनी है। इन्होंने सूक्ष्म जैविकी के अलावा जैव प्रौद्योगिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और कैंसर चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम किए। तो ये सब कार्य आपको याद रखने हैं भाई। ठीक है, 10 जुलाई 2020 को इनका निधन हो गया। ठीक है, अब कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें इनके बारे में जानते हैं। जैसा कि अभी बताया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में इन्होंने शोध किया। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शोध करते करते भारत के जो वैज्ञानिक थे आनंद मोहन चक्रवर्ती ने, उन्होंने दुनिया के पहले कृत्रिम बग यानी सुपर बग का निर्माण कर लिया था। तो दुनिया के पहले सुपर बग का निर्माण किसने किया? आनंद मोहन चक्रवर्ती जी ने किया। जेनेटिक इंजीनियरिंग की तकनीक से 1971 में उन्होंने स्यूडोमोनास पुटिडा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इन्होंने इस जो जीवाणु है उसकी खोज की। ये क्या करता है, जैसे वाटर बॉडी है और उसके ऊपर तेल लीक हो गया तो पूरी तेल की परत फैल जाती है। उस परत को किस तरीके से साफ़ किया जाए, उसको खाने के लिए इन्होंने ये एक तेल खाने वाला जीवाणु जिसे स्यूडोमोनास पुटिडा कहते हैं, इसका निर्माण किया। इसको सुपर बग भी कहते हैं, ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया यानी तेल खाने वाला बैक्टीरिया कहते हैं। जीन स्थानांतरण के उद्देश्य से जेनेटिक क्रॉस लिंकिंग विधि द्वारा ये तेल को खा जाते हैं, यानी कि ये जो बैक्टीरिया है आपका स्यूडोमोनास पुटिडा, ये तेल के बैक्टीरियाज को खा जाता है। जैसे अभी मॉरिशस में एक जहाज़ जो है वो लीक हो गया था, तो इतना सारा तेल वहाँ पर फैल गया लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पाए। तो उस दिशा में ये बहुत ही अच्छा था। इन्होंने इस जो इन्होंने खोज की कि तेल प्रदूषण के निवारण की दिशा में इन्होंने पेटेंट लेने की कोशिश की। उसके लिए देखिए, पेटेंट तो ये होता है कि उस वायरस को कहीं और नहीं बनाया जा सकता, जीवाणु को। ठीक है, ये प्रोफेसर चक्रवर्ती जी ने उस जीवाणु को तैयार किया, तो कोई और देश अब उसको तैयार नहीं कर सकता, उन्हें अनुमति लेनी पड़ेगी प्रोफेसर चक्रवर्ती से। तो उन्होंने उसके लिए पेटेंट फाइल किया। पेटेंट का मतलब ही ये होता है जो मैंने अभी आपको बताया। तो पेटेंट कार्यालय ने उसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ पेटेंट हम नहीं देंगे। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें जीत मिली। यूएस पेटेंट नंबर, यानी ये उनका केस का नंबर था, और वहाँ से उन्हें जीत मिली कि वो इसके लिए आपका पेटेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो सूडोमोनास पुटिडा के लिए उनको पेटेंट मिल चुका और उन्हें पेटेंट सूक्ष्म विज्ञान का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है, नोट कीजिएगा। उनका निधन हो गया और इससे पूरी दुनिया में खामोशी सी छा गई। ठीक है, ये इनके बारे में 2 पेज निकले थे। बहुत उपयोगी पीले फूल, हमें नहीं पढ़ना कितने उपयोगी पीले फूल। देखिए, पीले फूल आकर्षक होते हैं और परागण को ये जो है वो प्रोत्साहित करते हैं। सिर्फ इतनी बात आपको याद रखनी है। बाकी 4 पेज इन्होंने अपने ऊपर रिसर्च के बारे में बताए हैं। इम्पोर्टेंट ये है कि डॉक्टर अब्दुल कलाम, जो अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन कलाम थे, जिन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है, 15 अक्टूबर को उनका जन्मदिन था। ओके, तो इनका ये डॉक्यूमेंट था विज़न 2020 और आत्मनिर्भर भारत के पक्ष रहे डॉक्टर कलाम। तो जब डॉक्टर कलाम जिंदा थे तो उन्होंने एक विज़न डॉक्यूमेंट निकाला था, विज़न 2020, यानी 2020 तक हम इंडिया को आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये इनका डॉक्यूमेंट था। वर्ष 2020 इसलिए और भी प्रासंगिक हो जाता है क्योंकि दुनिया की उन्नति और खुशहाली के लिए उनका दिया हुआ दृष्टि पत्र। तो उन्होंने ये बताया था कि विज़न 2020 लॉन्च करते हैं और 2020 तक हम इंडिया को आत्मनिर्भर बना देंगे। ठीक है, तो ये इन्होंने कहा था। उसके बाद इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी जिसका जो शीर्षक था इंडिया 2020 अ विज़न फॉर द न्यू मिलेनियम। इस पुस्तक में देश की मौजूदा क्षमताओं, आवश्यकताओं, साथ साथ भविष्य की अपेक्षाओं का आकलन किया गया था। साथ ही भारत को सन 2020 तक विश्व मानचित्र पर एक सशक्त, हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना था। 2020 विज़न इसको कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर इन्होंने इनके बारे में बायोग्राफी दी है इनकी, तो हम मेन मेन पॉइंट जानते हैं। इनका नाम था अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, इनको मिसाइल मैन कहा जाता था। ठीक, ये बात तो आपको पता ही है। ओके, इस हाई स्कूल से इन्होंने अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की थी, इसका इन्होंने फ़ोटो दिया है। रामेश्वरम में पैदा हुए थे ये। ऑलराइट, ओके, तो मैक्सिमम चीज़ें आपको इनके बारे में पता है। फिर इनकी पढ़ाई कहाँ पर हुई, ये इनकी बायोग्राफी है। पीडीएफ नीचे है, आप जाइए लिंक डाउनलोड कीजिए और पढ़ लीजिए। डॉक्टर सतीश धवन और अब्दुल कलाम तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को
SLV-3 के परिणामों की जानकारी देते हुए। तो ये खड़े हैं अब्दुल कलाम जी, और साथ में सतीश धवन जी भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इंदिरा गांधी जी ये रहीं। यहाँ पर इनको मिला पद्म भूषण। नीलम संजीव रेड्डी जी उस समय के राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये प्रदान किया। ठीक है, ये पॉइंट देखिए। 21 नवंबर 1963 को भारत का नाइक अपाचे नाम का पहला रॉकेट छोड़ा गया। तो इंडिया ने छोड़ा नाइक अपाचे, 1963 में भारत का पहला रॉकेट था। तो जो अब्दुल कलाम जी थे, जो डॉक्टर कलाम थे, उनका जो मेन काम था वो ये था कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी SLV, जैसे कि आजकल PSLV GSLV हैं, वो सब इन्हीं की योगदान है। इन्होंने इसके लिए प्रोजेक्ट तैयार किया, इन्हें प्रोजेक्ट मैनेजर नियुक्त किया गया। इसका जो मकसद था प्रोजेक्ट का वो ये था कि 40 किलोग्राम सैटेलाइट को धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित करना है। ठीक है, यानी कि एक ऐसा रॉकेट तैयार करो जिस पर कि हम 40 किलोग्राम तक का भार रखें और उसको अंतरिक्ष में भेज सकें। तो ये इनका प्रमुख जो है वो काम था। श्रीहरिकोटा से SLV-3 ने उड़ान भरी। 1980 में इन्होंने तैयार किया और पहली उड़ान यहाँ से भरी गई श्रीहरिकोटा से। और व्हीलर आइसलैंड का नाम हमने बदल करके कर दिया है डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड। 1981 में इन्हें मिला पद्म भूषण, जो कि हमने आपको फ़ोटो भी दिखाई, नीलम संजीव रेड्डी जी ने दिया। उसके बाद जो हम मिसाइल्स पढ़ते हैं, पृथ्वी, त्रिशूल, आकाश, नाग और अग्नि, ये सब मिसाइल्स इन्हीं की देन हैं। कुछ पृथ्वी से पृथ्वी पर हैं, कुछ वायु से पृथ्वी पर। राष्ट्रपति RK नारायण जी ने भारत रत्न दिया डॉक्टर कलाम जी को। तो ये फ़ोटो आप देख सकते हैं। ठीक, फिर हमने 1998 11 मई 1998 राजस्थान में हम लोग खड़े थे पोखरण में। उस दिन हमने 3 परमाणु परीक्षण किए ऑपरेशन शक्ति के नाम से। पूरी दुनिया इन परीक्षणों से हिल गई कि भारत भी ऐसा कर सकता है, ऐसी उम्मीद नहीं थी। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ हमें देखने को मिली। ठीक है, उनमें से एक परमाणु बम का था, हमने परमाणु बम का परीक्षण किया। तीसरा हाइड्रोजन बम का भी हमने वहाँ परीक्षण किया। उन विस्फोटों के बाद देश ने खुद को परमाणु शक्ति राष्ट्र संपन्न घोषित कर दिया। तो हम परमाणु शक्ति जो हमें दी वो किसने दी? डॉक्टर अब्दुल कलाम की वजह से हमें ये मिली। 1997 में इन्हें भारत रत्न मिला। भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए ये 2002 में। ठीक है जी, इनकी कुछ पुस्तकों के नाम आपको याद रखने हैं, जैसे विंग्स ऑफ फायर, इंडिया 2020, विजन फॉर मिलेनियम एंड इग्नाइटेड माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनको कई पुरस्कार भी मिले। तो पुरस्कार इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, और अगर आपको दिलचस्पी है तो आप जान सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा पोखरण राजस्थान का फ़ोटो। यहाँ पर हम जो है जीत का जश्न मना रहे हैं कि हमने परमाणु परीक्षण किया। ठीक, ये आर्टिकल जो अगला है ये हमारे बिल्कुल काम का नहीं है, ये एज अ कहानी है, रोचक है, हमारे काम की नहीं है। 7 पुलों की पहेली। ठीक है जी, बिल्कुल काम का नहीं है, आप बिल्कुल भी ना पढ़ें। ये आर्टिकल अच्छा है, ये देखिए, समुद्री शैवाल संवर्धन हेतु एक पहल। इस आर्टिकल को मैं आपको ऐसे ही बताऊंगा, इसके अंदर कुछ और काम का नहीं है। देखिए, शैवाल संवर्धन होता है कि हम इसको पहले देखिए, एल्गी, ALGAE, एल्गी को कहते हैं शैवाल। कई तरह की होती है, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लेस्ट्रोमोनास। ठीक है, तो इस तरह की जो होती हैं, ये जो एल्गी होती हैं, ये कई तरह से यूज़ होती हैं। इनकी हम व्यावसायिक खेती कर सकते हैं, इनको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर में यूज़ कर सकते हैं, इनको हम एज अ सी फूड यूज़ कर सकते हैं, और इनको जो है हम दवाइयों यानी मेडिसिन के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। अब इनके इतने सारे यूज़ हैं, तो इनकी खेती करनी पड़ेगी एक तरीके से। देखिए, समुद्र में ही इनकी खेती हो सकती है क्योंकि एक एल्गी है। ठीक है, तो समुद्र के अंदर हम एल्गी को उगाएं, उसकी देख रेख करें, जैसे फसलों की करते हैं, ऐसे ही समुद्रों में ये काम करें। उसको कह देते हैं समुद्री शैवाल संवर्धन। ठीक है, यानी कि हमें जो शैवाल हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा को उगाना है ताकि मानव जीवन में यूज़ हो सके, एज अ फूड, एज अ मेडिसिन, एज अ बिजनेस। ठीक है, तो FAO यानी कि जिसकी 75वीं एनिवर्सरी अभी अभी बीती, के अनुसार विकासशील देशों में समुद्री शैवाल की खेती बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे इंडिया है, गुजरात के कोस्ट पर हमने अभी अभी शैवालों का एक बहुत बड़ा जो है फार्म शुरू किया है। ये देखिए, भारत में समुद्री शैवाल के उत्पादन में सुधार लाने के लिए और वाणिज्यिक खेती करने के लिए हमने उसके उत्पादन, कटाई और प्रसंस्करण पर ध्यान देने के लिए कौशल प्रशिक्षण समुद्री शैवाल आधारित उद्योग बनाए हैं। तो
जी, ये जो मैंने आपको बात बताई कि हमें इनको ज़्यादा से ज़्यादा उगाना है, तो वही काम हम यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखिए, भारत ने दक्षिण पूर्वी तट पर बनाए हैं मरीन एल्गल रिसर्च स्टेशन, तो हम इन पर रिसर्च भी कर रहे हैं। मंडपम में बनाया गया है। समुद्री शैवाल खेती में मछुआरों को जो है उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा कि किस तरीके से शैवाल की आप खेती करें। जैसे हमें पता लगा भाई कोई सी पर्टिकुलर एल्गी जो है वो कैंसर के ट्रीटमेंट में काम आ रही है, तो हम उसको उगाएंगे ना। सिंपल सी बात है, उसको उगाएंगे तो प्रशिक्षण देना पड़ेगा। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ें, स्वास्थ्य की निगरानी के लिए टैटू कैंसर, तो ऐसा एक ये बनाया गया है आपका सेंसर। तो ऐसा एक सेंसर विकसित किया गया है, इसको आपके हाथ में फिट कर दिया जाएगा और कंप्यूटर पर इस तरह की आपकी चीज़ें देखी जा सकती हैं। किस तरह की चीज़ें देखी जा सकती हैं, जैसे ये आपको बताएगा कि आपकी पल्स कितनी चल रही है, आपका कोलेस्ट्रॉल कितना है। तो सिर्फ एक सेंसर लगाओ और पूरी बॉडी की जानकारी आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर मिल जाएगी। आपकी हार्ट बीट कितनी चल रही है, आपकी सरफेस इलेक्ट्रोमोग्राफी क्या है, फिर पल्स रेट आपका क्या चल रहा है, ये सब चीज़ें। गौर फरमाइए, 50 नए जो संभावित गिरोह की पहचान हुई है, ना कि खोज। ओके, ये देखिए, जैसा कि अभी बताया कि आप सूर्य की तरफ लगातार नहीं देख सकते। कोरोना सूर्य का बाहरी प्रकाश होता है, जैसे ये वाला आप देख रहे होंगे जिस पर मैं रेड रेड फेर रहा हूँ। तो इसको आप आँखों से नहीं देख सकते, तो इसके लिए सूर्य का पहली बार नक्शा बनाया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं उस नक्शे को और उसकी बेस पर आप पता लगा सकते हैं कि क्या जो चीज़ें हैं। आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते तो आप चश्मा यूज़ करते हैं, लेकिन ये नक्शा बनाया गया है जिस पर आप पर्टिकुलरली देख सकते हैं कि नक्शे के अंदर क्या क्या है, और ओरिजिनल भी वैसा ही होगा। ठीक। सुपर कैपेसिटर इलेक्ट्रोड ये हमारे काम का नहीं है। ठीक है, तो ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मेनली, ये देखिए यूपीएससी के लिए नहीं है। ठीक है, इस तरह के छोटे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, ये आप एसएससी के लिए हार्डली पीसीएस के लिए आप इनको देख सकते हैं। ठीक है, तो इनको कर लीजिएगा। ये कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। ओके, इनके आंसर्स भी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, तो इनको सोल्व कीजिए पीडीएफ डाउनलोड करके। ये देखिए, नेपच्यून जो ग्रह है आपका, ये ब्लू कलर का ग्रह है, और इसके बारे में यहाँ पर आपसे 33 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। खुद सोल्व करने की कोशिश कीजिए, नहीं सोल्व होते हैं तो इनके आंसर्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, और राइट, ये कुछ पजल्स हैं, आप अपने मनोरंजन के लिए यूज़ कर सकते हैं और आपको कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी। तो ये थी हमारी पूरी मैगज़ीन, विज्ञान प्रगति मैगज़ीन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। इस मैगज़ीन का हमने पूरा एनालिसिस किया, थोरली चीज़ों को डिस्कस किया गया, और इससे ज़्यादा आपको इसमें कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इस मैगज़ीन के अंदर इतना ही। 30 रुपये की मैगज़ीन आप पीडीएफ नीचे से डाउनलोड कीजिए। सीएसआईआर द्वारा प्रकाशित अक्टूबर 2020 का संस्करण पूरा हो चुका है। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और भी वीडियोस यहाँ पर मैगज़ीन की हम लोग बनाते हैं, जैसे योजना, कुरुक्षेत्र, तो उन वीडियोस को भी जाकर के देखिए, बहुत अच्छी वीडियोस वहाँ पर बनी हुई हैं। कमेंट में बताइए वीडियो कैसी लगी, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।